Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So this is a special video and in this video I am going to cover about the basics of mutual funds. Okay. So काफ़ी टाइम से I was thinking of making a video on this topic because बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि we don't have any knowledge on mutual funds और हमें भी अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो हमें भी कुछ अच्छा सा म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर दो. So I thought of creating this video because I see there is a gap of knowledge among the masses. So I thought why not create a video on this topic and this will immensely help you if you are a beginner. तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में एंड यू वांट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी देन जस्ट वॉच दिस कंप्लीट वीडियो. इस वीडियो को अंत तक देखें और इवन इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स then I believe that still this video will be helpful to you और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा. ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें बिकॉज आई बिलीव इन टूडेज़ टाइम एवरी वन शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग और इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ओके देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस वीडियो एंड नाउ इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो इन द फर्स्ट पार्ट आई विल कवर द थियरी और फिर सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि हाउ यू कैन सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड. एंड वन थिंग आई कैन गारंटी यू इज़ दैट अगर आप बिल्कुल नए हैं एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑन म्यूचुअल फंड्स देन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be confident in selecting the right mutual fund depending on your investment needs. And आपको hardly 15 minutes लगेंगे if you want to select the right mutual fund to invest in. And उसके बाद you just need to relax. इसमें कोई इसके बाद effort करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया then you just need to sit back, have patience and then reap the rewards of compounding. Okay, so without wasting any time, let's dive into the video. Okay, so to cover the theoretical part, I have this PowerPoint presentation that is visible on the screen. So mutual funds के बारे में बात करने से पहले I want to give you an analogy. Okay, let's say आप पिज़्ज़ा खाने गए डोमिनोज़ में एंड वहाँ पे आप काउंटर पे गए और आपने एक पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया जिसका प्राइस था 350 रुपीज़. ओके, सो आपने अपनी जेब चेक की तो यू फाउंड दैट यू हैव ओनली 70 रुपीज़ विद यू. तो डेफिनेटली वो 350 का पिज़्ज़ा आपको नहीं मिलेगा एंड आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जस्ट गिव मी अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा फॉर 70 रुपीज़. ओके, तो आप निराश होकर वापस घर आते हो और फिर आपके दिमाग में एक आइडिया आता है. आप अपने 4 और दोस्तों को फ़ोन करते हो और उनको घर पे बुलाते हो फॉर अ पिज़्ज़ा पार्टी. फिर आप और आपके 4 दोस्त, आप पाँचों लोग मिलकर 70 रुपीज़ ईच कंट्रीब्यूट करते हो एंड यू ऑर्डर दैट 350 रुपीज़ पिज़्ज़ा एट होम. ठीक है, तो हर एक बंदे ने 70 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया तो 70 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 350 और उस 350 रुपीज़ से आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया एंड वो फिर लेट से उस पिज़्ज़ा में 5 स्लाइसेस हैं तो ईच ऑफ यू गेट 1 स्लाइस ईच. सो आपने क्या किया, आपने मिल के ओके कुछ लोगों ने मिल के पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे से आपने पिज़्ज़ा ख़रीदा और फिर आपने पिज़्ज़ा का एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको इन्जॉय करने को मिला. ओके, सो नाउ सेम एनालॉजी हम अप्लाई करते हैं म्यूचुअल फंड्स में. लेट्स से आपको एक स्टॉक है नेस्ले इंडिया, आपको वो स्टॉक बाई करना है. ओके, सो नेस्ले इंडिया बिलोंग्स टू द FMCG सेक्टर और आपको लगता है कि FMCG सेक्टर जो है वो उसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और वो ग्रो करेगा आने वाले काफ़ी सालों में. ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए एंड आप देखते हो कि FMCG का जो नेस्ले इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है दैट इज़ अराउंड 2500. तो डेफिनेटली आप उसको बाई नहीं कर सकते. सो अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल गो थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट. तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ आते हैं, वो अपना पैसा पूल करते हैं मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं. वो पैसा वो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उनको देते हैं और वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे वो स्टॉक्स बाई करता है. जैसे लेट्स से 10 इन्वेस्टर्स एक साथ आए, उन्होंने 1000 ईच कंट्रीब्यूट किया. सो जो फंड मैनेजर है उसको टोटल 10,000 रुपीज़ मिले. अब वो फंड मैनेजर उस 10,000 से नेस्ले इंडिया के 3 या 4 स्टॉक्स, अगर वो 2500 प्राइस है तो उस 10,000 से 4 स्टॉक्स खरीद सकता है. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रॉ एग्जांपल.
सिर्फ एक स्टॉक नहीं होता है वो। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत सारे स्टॉक्स में आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हो, बट आई एम जस्ट गिविंग अ रॉ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू। तो वो 10,000 से जो सबने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया, उससे नेस्ले इंडिया के 4 शेयर्स आ गए, राइट। तो जो शेयर आप अकेले नहीं खरीद सकते थे, वो आपने मिल के एक पूल ऑफ मनी बनाया, वो आपने म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को दिया, उसने आपके लिए वो शेयर्स खरीदे और बदले में आपको म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर यूनिट, एक या एक से ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। जितना आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स की उतनी यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट इसको अगर आप अपने प्रीवियस एग्जाम्पल से कंपेयर करो तो दिस इज़ सिमिलर टू बाइंग अ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा की एक एक स्लाइस आपको मिलती है वो म्यूचुअल फंड की एक यूनिट है, ओके। सो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, लेट्स से कि 10 इन्वेस्टर्स हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, और उन्होंने जैसा मैंने बताया कि 1,000 रुपीज़ की SIP वो करते हैं हर महीने, ठीक है। अगेन SIP क्या होती है उसकी बात हम आगे करेंगे। तो वो पूल देयर मनी टुगेदर, तो वो क्या करते हैं कि वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो पैसा जाएगा फंड मैनेजर को। अगर आपने कोई XYZ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया तो उसका एक फ़ंड मैनेजर होगा, ठीक है। तो वो पैसा फंड मैनेजर के पास जाएगा एंड उसके बाद वो फंड मैनेजर चूज़ करेगा कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब वो किस में इन्वेस्ट करेगा, तो वो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे अगर आपने लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो जो लार्ज कैप, मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाई करेगा, ठीक है। और फिर उससे जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड अगर वो प्रॉफिट होता है तो आपको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होता है तो आपको वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, राइट। तो इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, आपको म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स मिलती हैं। अब जितना आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगी। जैसे लेट्स से पिज़्ज़ा वाले एग्जांपल में मैंने 70 रुपीज़ की जगह 140 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो आई विल क्लेम कि भाई मुझे 2 स्लाइस पिज़्ज़ा चाहिए बिकॉज मैंने डबल इन्वेस्टमेंट की है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में आपको म्यूचुअल फंड की उतनी यूनिट्स मिल जाएंगी। और फिर म्यूचुअल फंड जैसे एक स्टॉक का प्राइस होता है या इंडेक्स का एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का एक कंसोलिडेटेड प्राइस होता है, जो जितने भी स्टॉक्स हैं उनके एवरेज प्राइस का आप कंसोलिडेशन समझ सकते हो। उसको हम बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो जैसे जैसे उस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे वो घटेगी वैसे वैसे लॉस होगा। तो बेसिकली इतना सा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। So mutual fund is a way to pool the money of a larger number of small investors and hand it over to the experts to manage it. अब डायरेक्टली भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, एक तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता, राइट। एंड सेकेंडली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में सिंस आप मिल के, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मिल के अपना पैसा पूल कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स में आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, ओके। सो इट इज़ अ वे टू पूल द मनी ऑफ लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड हैंड इट ओवर टू द एक्सपर्ट्स टू मैनेज इट। तो जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, तो वो अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स चूज़ करेगा। एंड लेट्स से कोई म्यूचुअल फंड है जैसे निपॉन लार्ज कैप फंड है, तो उसमें लेट्स से कि 25 स्टॉक्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप कंपनीज़ के होंगे बिकॉज इट इज़ लार्ज कैप फंड। तो उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से फंड्स बाई या सेल कर सकता है, ओके। नाउ देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन अ म्यूचुअल फंड सेटअप। तो अगर म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड को सेटअप करना है तो उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट होता है स्पॉन्सर, ठीक है। तो स्पॉन्सर हो गया जैसे कोई भी बिजनेसमैन या कोई फर्म हु वांट्स टू सेटअप अ म्यूचुअल फंड, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई फर्म है जिसको म्यूचुअल फंड सेटअप करने में इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है, तो दैट इज़ स्पॉन्सर, ठीक है। अब स्पॉन्सर अपॉइंट करेगा एक ट्रस्ट और एक AMC जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट क्या करेगा, ट्रस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द इन्वेस्टर्स मनी, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स का जो भी पैसा होगा दैट विल बी हैंडल्ड बाय द ट्रस्ट। फिर तीसरा इसमें कॉम्पोनेंट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जो स्पॉन्सर है वो एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करेगा, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप करेगा, एंड दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC विल प्रोवाइड
सर्विस टू द ट्रस्ट फॉर हैंडलिंग द इन्वेस्टर्स मनी एंड इन रिटर्न दे विल चार्ज अ स्मॉल फीस, जिसको हम AMC फीस या एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्पॉन्सर मेक्स द इन्वेस्टमेंट टू सेटअप द म्यूचुअल फंड एंड देन स्पॉन्सर विल सेटअप अ ट्रस्ट एंड एन AMC. So next is trust. All the investors' money is collected by the trust, ठीक है। और AMC, asset management company, they provide service to the trust for handling the investors' money and in return they charge a small fee called AMC fee. तो ये जस्ट मैंने आपको बता दिया so that you get an idea कि कैसे एक म्यूचुअल फंड का सेटअप होता है और कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, ओके। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे NAV है, एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो फर्स्ट इज NAV. NAV होता है नेट एसेट वैल्यू, इट इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है। तो ये NAV कैसे निकलता है, टोटल जो फंड साइज़ है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमको नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगी, मतलब म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस क्या है वो NAV हो गया, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि NAV बढ़ता घटता रहता है और उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। मतलब अगर NAV बढ़ रहा है इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो NAV घट रहा है इसका मतलब म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज CAGR. सो दिस इज़ वेरी कॉमन टर्म, मे बी बहुत से लोगों को पता होगा। सो दिस इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. इट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स एवरी ईयर. नाउ कोई भी म्यूचुअल फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है। जैसे मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर्स और 3 ईयर्स के बाद वो प्राइस 10,000 मेरा हो गया 15,000, राइट। 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू हो गई 15,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न निकालोगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न कितना हुआ 50%, करेक्ट। बट एब्सोल्यूट रिटर्न वो 3 साल का है, तो CAGR मेरा कितना होगा, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एवरी ईयर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, CAGR इज इक्वल टू एंडिंग बैलेंस अपॉन बिगनिंग बैलेंस रेज टू द पावर 1/n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बहुत सारे CAGR कैलकुलेटर्स हैं जहाँ पे आप ये पैरामीटर्स डालोगे और ऑटोमेटिकली वो CAGR कैलकुलेट होके आ जाएगा, ओके। सो एंडिंग बैलेंस मतलब आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट, बिगनिंग बैलेंस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और n है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10,000 मेरा बिगनिंग बैलेंस था, 15,000 मेरा एंडिंग बैलेंस था और n जो है कितने साल के लिए आई एम इन्वेस्टिंग, तो दैट इज़ 3 ईयर्स। तो वो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो यू विल गेट CAGR अराउंड 14.47%, ठीक है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न इसका 50%, बट CAGR अगर मुझे ये देखना है कि हर साल मुझे एक तरह से कितना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो दैट वी कैन जज बाय दिस CAGR. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ओके। नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो. तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो हमने पिछले स्लाइड में बात की थी AMC फी की, तो AMC बेसिकली फंड हाउस या AMC इट इज़ द सेम थिंग. सो अब क्या है कि एक AMC सेटअप की, ओके, बाय दैट इज सेटअप बाय द स्पॉन्सर. अब उसमें क्या है, एक फंड मैनेजर होगा तो फंड मैनेजर को फीस देनी पड़ेगी, प्लस उसको भी प्रॉफिट कमाना है, राइट. तो वो एक एनुअल कॉस्ट चार्ज करता है सारे इन्वेस्टर्स से और वो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो. और ये एक्सपेंस रेशियो कितना होगा, 0.06% से 1.5% के बीच में जनरली होता है, ओके. सो मोस्ट ऑफ द फंड्स में आप देखोगे तो इट इज़ 1%. एक्टिव फंड में ये ज़्यादा होता है और पैसिव फंड में कम होता है, ठीक है. तो पैसिव फंड क्या होता है, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, तो वो एक तरह का पैसिव फंड है. वहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे इंडेक्स फंड का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें फंड मैनेजर का ज़्यादा रोल नहीं होता है, राइट. बिकॉज उसको क्या करना है, जैसे अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो सिंपली निफ्टी 50 के स्टॉक्स उसमें रखने हैं, ओके. उसमें कोई ऐसी रिसर्च रिक्वायर्ड नहीं है, तो फंड मैनेजर का काम उतना नहीं होता है, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो उसका कम होता है, ओके. बट इट इज़ मोर फॉर एक्टिव फंड्स. तो एनीवेज 0.06% से लेके 1.5% तक ये वेरी करता है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो 6 पैसे से लेके 1.5 रुपये तक वो जाएगा आपका इसमें एज एन एक्सपेंस रेशियो, और बाकी आपका इन्वेस्ट होगा, ठीक है. तो ये एक तरह का कॉस्ट है जो आप देते हो उस कंपनी को फॉर हैंडलिंग योर मनी, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो. तो अगेन आपको ये देखना है कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है. जैसे लेट से आपने 2 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, दोनों का आपने देखा कि रिटर्न पास परफॉर्मेंस लगभग सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो एक पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो, वो आप चेक करोगे. तो जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है वहाँ पे आपके लिए
इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, नेक्स्ट इज एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द कॉस्ट दैट द फंड मैनेजर चार्जेस व्हेन यू एग्जिट द स्कीम। तो जब आप अपने फंड को बेचते हो, आप अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हो, तो आपको एक चार्ज देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एग्जिट लोड। एंड अगेन ये इक्विटी फंड्स के लिए 1% एंड 0 फॉर मोस्ट ऑफ द डेट फंड्स। अब इक्विटी और डेट फंड्स में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इज STCG और LTCG। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो उस गेन पे टैक्स लगेगा। तो दो तरह का यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको हम शॉर्ट में STCG बोलते हैं। तो ये कितना है? 15%। अगर आपने एक साल से पहले, जैसे मैंने आज बाई किया, आज डेट है 18 मार्च 2024, अगर 18 मार्च 2025 से पहले आई एम सेलिंग, तो इसका मतलब जो मुझे प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे मुझे 15% टैक्स देना पड़ेगा और उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, STCG। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगेन सेम एग्जांपल, मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया किसी एक म्यूचुअल फंड में एंड मैंने एक साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया और उसके बाद अगर इफ़ आई एम सेलिंग दैट, तो उस पर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो सिर्फ 10% है, ठीक है। इसका मतलब आप अगर एक साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। एंड इसमें एक और कंडीशन है, एट रिटर्न्स ऑफ 1 लाख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको ये LTCG टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आपका गेन 1 लाख से ज़्यादा हो इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, STCG कितना और LTCG कितना होता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। फर्स्ट है प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो अगेन जैसा मैंने बताया कि ये एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं आपका पैसा, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और टाइम नहीं है डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो दिस इज़ अ गुड वे टू इन्वेस्ट, और इस तरह आपको इक्विटी में भी एक्सपोजर मिलता है। ओके, सेकेंड इज़ लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो वेरी ईजिली, ठीक है। एंड अगेन इसमें ELSS फंड होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, तो वहाँ पे आप 3 साल से पहले एग्जिट नहीं कर सकते, बट अदरवाइज देर इज़ वेरी गुड लिक्विडिटी इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हायर रिटर्न्स। तो अगर आप इसको कंपेयर करो विद अदर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग जैसे FD हो गया या PPF हो गया, तो आई थिंक FD में आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, ओके, रिटर्न मिलता है 1 साल में, एंड PPF में भी कुछ ऐसा ही मिलता है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जनरली आपको हाई रिटर्न्स मिलेगा। सो जनरली अगर लार्ज कैप है तो 10 to 12%, मिड कैप में 15 to 18%, और स्मॉल कैप है तो ईजिली आपको अबव 20% रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पे हायर रिटर्न्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यू कैन स्टार्ट योर SIP विद एज लो एज 500। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मैं एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ओके। सो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वहाँ पे एक फिक्स्ड हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका कुछ अमाउंट जो आपने स्पेसिफाई किया वो डिडक्ट होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपीज़ की SIP की एंड मैंने सेलेक्ट किया कि आई हैव टू इन्वेस्ट मंथली, ठीक है। तो हर महीने जैसे मैंने डेट स्पेसिफाई की कि 1st ऑफ एवरी मंथ मेरा 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज़ दैट विल बी इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड दैट आई हैव चोजन। तो इसका मतलब कि दिस इज़ अफोर्डेबल, मतलब यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 500 और 1000 रुपीज़। अगेन अगर आपको शेयर्स बाई करना है तो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका प्राइस हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। अगर आप MRF का प्राइस चेक करो, MRF टायर्स जो है, तो उसका प्राइस आई थिंक अराउंड 1 लाख है फॉर 1 शेयर। तो वहाँ पे अगर प्राइस ज़्यादा है उस शेयर का तो शायद आप उसमें इन्वेस्ट ना कर पाओ अगर आपके पास कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। अगेन थोड़े से अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बहुत सारे स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हो, बिकॉज किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट विल हैव अ बास्केट ऑफ एटलीस्ट 20 to 25 स्टॉक्स, ठीक है। वेल रेगुलेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि म्यूचुअल फंड्स, आपने ये ऐड भी देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन ऐड। तो ये वेल रेगुलेटेड बाई SEBI है, ठीक है। SEBI सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बहुत इसके टाइट रेगुलेशंस हैं एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट योर मनी इज़ सेफ विद म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से 3 से 5 साल के लिए, तो आप आंख बंद करके कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ कर लो, ओके। सो देर इज़ लेस देन 1% चांस कि वो आपका पैसा लॉस होगा। 99% से ज़्यादा चांस है
कि आपको प्रॉफिट ही होगा। एंड अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट probability of success will go very high. Okay, so these are the advantages of mutual fund: professionally managed, liquidity, high returns, affordability, diversification and well regulated. Now next, types of mutual fund. ठीक है, this is also very important to understand because ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर पाओगे कि कौन सी कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, then I can scan through those mutual funds which belong to that category. Okay, so first is equity funds, debt funds. ये मतलब most of the common types of mutual funds हैं, इसके अलावा भी बहुत से हैं, but as a beginner you need to know just about these: equity, debt, hybrid, ELSS, index, sector funds. So these are some of the common categories of mutual funds. तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। ठीक है, इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ देयर एसेट्स इन स्टॉक्स, राइट। एंड इसमें भी अगर हम टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स देखें तो वी हैव स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप। ठीक है, सो एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड क्या है कि इसमें क्या है कि एटलीस्ट 80% ऑफ द मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनीज। अब सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं और जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है उसको वो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो लार्ज कैप फंड में एटलीस्ट 80% ऑफ द मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनीज। और लार्ज कैप कंपनीज क्या हैं? अगर हम कंपनीज को रैंक करें इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं, मतलब जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, वो लार्ज कैप कंपनीज हो गई। तो उन कंपनीज में एटलीस्ट 80% ऑफ द मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड। एंड देन नेक्स्ट इज मिड कैप। तो मिड कैप में एटलीस्ट 65% ऑफ द इन्वेस्टर्स मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप कंपनीज। और मिड कैप कंपनीज हैं 101 से लेकर 250 वाली कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट इज स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप में अगेन 65% ऑफ द मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनीज 1 से 100 तक हो गई लार्ज कैप, 101 से 250 तक हो गई मिड कैप, और 251 के बाद जितनी भी कंपनीज़ हैं वो हो गई स्मॉल कैप। ठीक है, तो अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें कौन सा फंड आपको चूज़ करना है? सो दिस डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपको कम रिस्क लेना है बट यू कैन सेटिस्फाई विद लेस रिटर्न, तो यू शुड गो फॉर लार्ज कैप फंड। ठीक है, बिकॉज लार्ज कैप फंड में क्या है, आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लग रहा है तो वहाँ पे रिस्क कम है बट ग्रोथ का पोटेंशियल भी कम है, तो आपको रिटर्न अराउंड 10 to 12% मिलेगा। अगर आपको थोड़ा रिस्क और ले सकते हो आप, तो यू शुड गो फॉर मिड कैप फंड्स। ठीक है, मिड कैप में क्या है कि वो मिड कैप कंपनीज में पैसा लगेगा, मोस्ट ऑफ योर मनी विल बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप कंपनीज। तो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है बट रिस्क भी थोड़ा हाई होगा। एंड इफ़ यू गो टू स्मॉल कैप, वहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज वो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, तो उनके डिफ़ॉल्ट होने के भी चांस, उनके चांसेस आर देयर कि दे कैन गो बैंकरप्ट ऑल्सो, बट वहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली रिटर्न भी आपको मोर देन 20% मिल सकता है। सो ऑन एन एवरेज लार्ज कैप में 10 to 12% रिटर्न, कभी कभी हो सकता है 15% भी मिल जाए। मिड कैप में अराउंड 15 to 18% रिटर्न, और स्मॉल कैप फंड में ईजिली 20 to 25% एंड समटाइम्स इवन मोर देन 30% रिटर्न आपको मिल सकता है। बट प्लीज़ रिमेंबर दैट देयर इज हाईएस्ट रिस्क इन्वॉल्व इन स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है, एंड मल्टी कैप फंड क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो अगर आपको तीनों में एक्सपोजर लेना है तो आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस एटलीस्ट 25% हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप, 25% एटलीस्ट इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। एंड बाकी जो पैसा है वो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, सो इक्विटी फंड्स मतलब दे इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द स्टॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज डेट फंड्स। तो डेट फंड्स क्या है? डेट फंड्स जनरेट रिटर्न्स बाय लेंडिंग मनी टू कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट बाय बाइंग देयर डेट पेपर्स। अब डेट फंड्स क्या है? ये एक तरह का आप लोन दे रहे हो गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को। लेट्स से कोई कॉर्पोरेट है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, उसको पैसा चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, तो वो इन्वेस्टर्स से एक लोन लेगा। ओके, एंड उसके बदले वो आपको डेट पेपर या जिसको बॉन्ड बोलते हैं वो देगा। ठीक है, तो आप वो बॉन्ड खरीदते हो और आप अपना पैसा उनको देते हो। तो आप क्या हो गए? आप लेंडर हो गए, और जो कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट है जो आपका पैसा ले रही है लोन पे, वो बोरोवर हो गई।
और इन रिटर्न वो डेट पेपर्स देते हैं, या जैसे मैंने बताया बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड पेपर्स। तो उस बॉन्ड में ये मेंशन रहता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा एट दिस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं, किसी का मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है 1 महीना हो, किसी का 3 महीना हो, इवन ओवरनाइट फंड्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ 1 दिन के लिए अपना पैसा लेंड करते हो, ओके। तो वो जब मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपने जितना पैसा दिया था वो प्रिंसिपल पूरा आपको मिल जाएगा, एंड इन एडिशन आपको बीच बीच में इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि दिस इज सिमिलर टू एफडीज। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स। सो फर्स्ट इज लिक्विड फंड, जहाँ पे आप अराउंड 90 डेज के लिए उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, ये 3 to 6 मंथ्स का इसमें मैच्योरिटी पीरियड होता है। ओवरनाइट फंड, तो एज द नेम सजेस्ट ये 1 दिन का मैच्योरिटी पीरियड होता है, एंड यू जस्ट लेंड योर मनी टू द गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेट फॉर 1 डे। एंड फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसमें मोस्ट ऑफ योर मनी, अराउंड 80% ऑफ योर मनी यू लेंड टू द कॉर्पोरेट्स एंड दे इशू द हाईएस्ट क्वालिटी डेट पेपर्स, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्क कम होता है। सो डेट फंड्स में जनरली 8 से 10% रिटर्न मिलता है, एंड ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली सेफ है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स। तो अगर आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है बट यू आर सेटिस्फाइड विद लेस रिटर्न्स, तो यू कैन इन्वेस्ट इन डेट फंड्स। अब यहाँ पे आपने सुना होगा शायद 100-X रूल एक होता है, ठीक है। तो 100-X क्या होता है कि आपकी एज अगर लेट से X है तो 100-X% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अगर लेट से आपकी एज 25 ईयर्स है तो 100-25 मतलब 75% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 25% डेट में, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फैमिली होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए थोड़ा रिस्क हमें कम करना चाहिए। सो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप इक्विटी में अपना एक्सपोजर कम करके डेट में एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। तो एक जनरल ये फाइनेंस का ये कन्वेंशन है कि 100-X, वेयर X इज़ योर एज। जैसे आपकी एज 40 हो गई तो वहाँ पे 100-40 मतलब सिर्फ 60% आप इक्विटी में रखोगे और 40% डेट में, ठीक है। बट मेरा सजेशन ये है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अ बैचलर, तो यू शुड इन्वेस्ट 100% इन इक्विटी, बिकॉज उस टाइम पे आप रिस्क ले सकते हो और आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है, ठीक है। एंड इवन इक्विटी में भी अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है तो यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, एंड उसमें आपको इजीली 10 to 12% रिटर्न मिल जाएगा, राइट। सो इक्विटी और डेट हो गया। अब हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। सो इवन गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो अभी इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड इवन रियल एस्टेट भी आ गया आई थिंक, और रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स विच इज़ नोन एज थ्रू REIT, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड आई थिंक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और समथिंग लाइक दैट, मे बी यू कैन चेक दैट, बट उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग इक्विटी, डेट और गोल्ड। अब यहाँ पे 3 टाइप के हाइब्रिड फंड्स हैं, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और एग्रेसिव। कंजर्वेटिव मतलब कि वहाँ पे डेट का एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 10 to 15% आपका इक्विटी में होता है और बाकी जो है वो डेट या गोल्ड में हो सकता है। फिर आता है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, जहाँ पे आपका 40 to 60% सिर्फ इक्विटी में होता है और बाकी दूसरे एसेट क्लासेस में होगा। एंड देन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो एज द नेम सजेस्ट एग्रेसिव मतलब ये ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे, तो 65 to 80% यहाँ पे आपका एक्सपोजर इक्विटी में होगा और बाकी डेट या गोल्ड में। सो ये हो गए हमारे हाइब्रिड फंड्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं ELSS फंड्स। सो ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये भी एक तरह के इक्विटी फंड्स हैं, बट इसमें द मेन पॉइंट टू नोट इज़ दैट इसके थ्रू आपको 80C में रिबेट मिल जाती है, ओके। सो दिस इज़ फॉर टैक्स सेविंग एंड दिस इज़ द ओनली कैटेगरी ऑफ फंड्स जहाँ पे आपको टैक्स में रिबेट मिलती है एज इट कम्स अंडर 80C, okay. So ELSS is an equity fund that gets the tax benefit under 80C, and another thing to note here is that it has a lock-in period of 3 years, मतलब 3 साल से पहले आप इसमें से अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते at any situation, okay. Then you have index funds. So जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये एक तरह का पैसिव फंड है। जैसे मुझे सिंपली निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, अब डायरेक्टली आई कांट गो एंड बाई द निफ्टी, ओके। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बाई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या करता है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को मिरर करता है। जैसे निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं, ओके, 50 स्टॉक्स हैं ऑब्वियसली,
तो वो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो उन्हीं 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा एंड इन द सेम प्रपोर्शन एज दे आर प्रेजेंट इन द निफ्टी। जैसे अगर रिलायंस का वेटेज 15% है निफ्टी में, तो इंडेक्स फंड में भी रिलायंस का वेटेज 15% होगा। तो यहाँ पे आपको जितना इंडेक्स आपको रिटर्न देगा उतना ही आपको मोर और लेस रिटर्न मिलेगा। ओके, सो इंडेक्स फंड्स मिरर एनी इंडेक्स एंड बाइज द स्टॉक्स इन द सेम प्रपोर्शन एज दे हैव इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। एंड देन कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्टर फंड्स। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करेगा, तो आई वुड सेलेक्ट अ फंड विच विल ओनली इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स ऑफ द आईटी सेक्टर। ठीक है, तो इट विल ओनली इन्वेस्ट इन आईटी कंपनीज, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एचसीएल हो गई एंड ऑल दैट। ठीक है, इसी तरह एक और सेक्टर है जैसे बैंकिंग सेक्टर। तो अगर मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज़ गोइंग टू ग्रो एंड मुझे सिर्फ उसी सेक्टर में एक्सपोजर लेना है, तो आई विल बाई दैट पर्टिकुलर फंड। ठीक है, तो वो बैंकिंग सेक्टर का जो फंड होगा दैट विल ओनली इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स विच बिलोंग टू द बैंकिंग सेक्टर, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या पीएसयू बैंक्स हो गए जैसे एसबीआई या कैनरा बैंक एक्सेट्रा। So these type of mutual funds invest in a particular sector or theme, for example technology, banking, pharma and all that. ठीक है, so this is the end of the slide. So I hope this was useful and this was only the first part. तो इस स्लाइड को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिला होगा कि कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो जब भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू क्लैरिफाई कि आपको कौन सी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इक्विटी में करना है, डेट में करना है, हाइब्रिड में करना है, इंडेक्स में करना है। तो मैंने आपको हर एक फंड का बेसिक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट नीड्स, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क, यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी, लेट्स से आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो हाउ टू सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड? ओके, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक यू टू दिस वेबसाइट etmoney.com। सो ऐसे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस। एंड एज आई टोल्ड यू, इसमें हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे एंड यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और इसके बाद फिर आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, so you just go to this website. I will also give the link of this website in the description. So यहाँ पे आप इसको explore करो. This is a very good website and you will also get an overview कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और कितनी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स हैं, ways to invest in mutual funds. So let's quickly go through this. So यहाँ पे आप definition देख सकते हो. It is an investment vehicle where multiple investors come together and pool their funds. ठीक है, फिर फंड मैनेजर होगा जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा इन डिफरेंट एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। राइट, तो ये ऑलरेडी हमने बात की। द गेन्स एंड लॉसेज इनकर्ड फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स आर डिवाइडेड अमंग इन्वेस्टर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर। तो जो भी इसका गेन या लॉस होगा वो इन्वेस्टर्स को मिलेगा इन द सेम प्रोपोर्शन एज दे हैव इन्वेस्टेड। ठीक है, इसके बाद एडवांटेजेस वी हैव ऑलरेडी सीन। देन वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, SIP एक तरीका है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और ये एक बहुत ही डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली यू शुड डू SIP। तो जितनी भी आपकी सेविंग होती है वो आप SIP में डाल सकते हो। ओके, एंड SIP इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड वेज टू इन्वेस्ट। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट। इट ऑल्सो हेल्प्स यू एवरेज आउट द कॉस्ट एट विच यू बाई द यूनिट्स ऑफ दीज फंड्स। अब हर महीने जैसे अगर मैं 1000 की SIP कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स एवरी मंथ आई एम बाइंग यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड फॉर 1000 रुपीज़। अब अगर इवन मार्केट डाउन है तो भी मुझे एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा। सो मार्केट डाउन है मतलब उसकी NAV कम होगी उस म्यूचुअल फंड की, राइट। एंड अगर NAV कम होगी तो आई विल बाई मोर यूनिट्स, और जब मार्केट उठेगा, जब वो म्यूचुअल फंड अगेन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, तो मुझे वो एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा बिकॉज आई हैव मोर यूनिट्स नाउ। ठीक है, तो दिस इज़ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड दूसरा तरीका है लमसम। जब आप सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली डन व्हेन पीपल हैव गॉट अ बिग सम ऑफ मनी लाइक बोनसेस और पेमेंट्स फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एसेट। जैसे लेट्स से आपको कोई बोनस मिला, 50,000 आपको मिले, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपको उसके 15-20 लाख रुपए मिले, तो वो लमसम अमाउंट आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो वो भी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। ओके,
So these are the two ways to invest in mutual funds, but I would suggest the best way is SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और अगर आप SIP भी आपने स्टार्ट की और बीच में कभी आप चाहते हो कि आप वो, जैसे मैंने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की एंड लेट्स से मुझे नेक्स्ट ईयर बोनस मिला अपनी कंपनी में, तो वो एडिशनल अमाउंट आई कैन इन्वेस्ट इन द सेम फंड यूजिंग लमसम वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन वी हैव ऑलरेडी सीन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन द एसेट क्लासेस। नाउ द मेन थिंग, हाउ टू सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स एंड लेट्स से मुझे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो आई क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड 5 साल का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो ये अगेन क्या है, CAGR है। दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट रिटर्न, दिस इज CAGR बिकॉज ये एनुअलाइज्ड है, मतलब पर ईयर का रिटर्न है ये, ठीक है। तो ये भी आपको दे देगा कि टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं। इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप सारे हैं, बट आई वॉन्ट स्पेसिफिकली टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आर इक्विटी फंड्स दैट इन्वेस्ट प्राइमरली इन द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉप 100 कंपनीज जो हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनमें इन्वेस्ट करेगा। और मोस्ट ऑफ द मनी, सारा पैसा नहीं, बट एटलीस्ट 65% अकॉर्डिंग टू द, सॉरी एटलीस्ट 80% अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, और बाकी 20% हो सकता है वो स्मॉल या मिड कैप में इन्वेस्ट करें, बट मोस्ट ऑफ योर मनी विल बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनीज, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप स्कीम्स ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सॉर्टेड बाय लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। सो एक तो ये तरीका है कि बाय रिटर्न्स आपने सॉर्ट कर लिया एंड मुझे दिखा कि ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। सो इसका जो पर एनम रिटर्न है वो हाईएस्ट रहा है फॉर लास्ट 5 ईयर्स। एंड यहाँ पे आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो, 3 साल में भी निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड हैज़ बीन द लीडर, ठीक है। एंड 1 ईयर में आप देखो तो क्वांट लार्ज कैप फंड, इसने लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 59.17%। बट हमें क्या देखना है, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देखना है और उस पर बेट लेना है, ओके। तो एक ये मैंने ओपन कर लिया, लेट्स से आई ओपन दिस इन न्यू टैब, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रैंकिंग, जैसे इसकी ईटी मनी की जो रैंकिंग है वो 7 है। सिमिलरली ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, यहाँ पे ईटी मनी की रैंकिंग 1 है। तो ये रैंकिंग मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स पे ये जो ईटी मनी के एक्सपर्ट्स हैं वो रैंक करते हैं एंड सारे पैरामीटर्स को मिला के वो एक रैंक देते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो है वो अकॉर्डिंग टू दीज एक्सपर्ट्स दे थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट, ओके, हर एक पैरामीटर्स को कंसिडर करके। तो सेकंड आप क्या करोगे कि आप सॉर्ट बाई ETM रैंक करोगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ओके। दिस विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द रैंक। तो इसमें आप टॉप 3 जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो इस तरह आपके पास कुछ लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स आ गए और आपने एक स्कैन कर लिया, स्कैन करके आपने फ़िल्टर कर लिया और उसके बाद आप उनको डिटेल में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस टू, निपॉन इंडिया एंड ICICI प्रूडेंशियल। तो इसमें क्या क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, ओके। सो फर्स्ट थिंग, 5 ईयर का रिटर्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्राफ है। तो दिस इज़ हिस्टोरिकल NAV एंड रिटर्न। तो आपको जो ये ब्लू लाइन दिख रही है वो इस पर्टिकुलर फंड की है और ये जो येलो लाइन दिख रही है वो कैटेगरी एवरेज है। मतलब लार्ज कैप फंड जितने भी हैं, ओके, लार्ज कैप कैटेगरी में जितने भी फंड्स हैं उनका जो एवरेज रिटर्न है दैट इज़ डिनोटेड बाय दिस येलो लाइन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके, ठीक है, May 22 के बाद से ये जो ब्लू लाइन है ये दिस इज़ अबव द येलो लाइन। इसका मतलब दिस निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड हैज़ आउट परफॉर्म द कैटेगरी एवरेज विच इज़ अ गुड साइन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक 7, ओके। तो ईटी मनी रैंक 7 है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स इज़ 4.5, दिस इज़ गुड। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी, दिस इज़ 1.0, वेरी पुअर। इसका मतलब कि ये थोड़ा वॉलेटाइल है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर आप थोड़ा रिस्क एवर्स हो, मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, देन यू कैन अवॉइड दिस, ठीक है। सो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसके लिए। दिस फंड रैंक्स लोअर इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वॉलेटिलिटी विद इन इट्स कैटेगरी। एंड आप देखो यहाँ रिटर्न और रिस्क के मामले में भी दिस फंड इज़ परफॉर्मिंग पुअरली देन इट्स कैटेगरी। मतलब ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस कुड बी अ वॉलेटाइल। तो दिस इज़ वन कंसर्न, राइट।
एंड अगर हम यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को देखें तो ऑन दिस पैरामीटर प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी दिस इज़ रेटेड 4.0 विच इज़ गुड। तो अगेन यहाँ पे ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा इफ़ यू कंसिडर द पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो भी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दिस इज़ 0.79% और इसका एक्सपेंस रेशियो ICICI प्रूडेंशियल का 0.92%। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आपको देनी पड़ती है इन एडिशन टू योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका 79 पैसे जाएगा एक्सपेंस रेशियो में और बाकी पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पे 100 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें से 92 पैसे जो है वो आपके एक्सपेंस रेशियो में जाएंगे और बाकी पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो दिस वन इज़ बेटर। तो इस तरह आप एक कॉलम बना सकते हो, डिफरेंट कॉलम्स, एंड यू कैन कंसिडर कि इस पैरामीटर पे ये बेटर है, इस पैरामीटर पे ये बेटर है, और फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि कौन से फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अनदर थिंग टू नोट इज़ दैट एज, राइट, कि ये म्यूचुअल फंड कितना पुराना है, बिकॉज बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं जो रिसेंट 1 या 2 साल पुराने हैं, तो वहाँ पे उनका कोई पर्टिकुलर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ पे आप जज नहीं कर सकते कि इसने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, ओके। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि लास्ट 1 ईयर में मार्केट बहुत अच्छा हो तो उस फंड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया हो, बट हमें ये जज करना है कि जब मार्केट ख़राब है तो उस टाइम उस फंड की क्या क्वालिटी है, तो वहाँ पे वो एक्चुअल टेस्ट होता है, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि एज, मतलब जितना पुराना ये म्यूचुअल फंड है दैट इज़ इवन गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ ऑलमोस्ट सेम 11 years 2 months एंड दिस इज़ सेम, ठीक है। रिस्क यहाँ पे है, रिस्क इज़ वेरी हाई एंड यहाँ पे भी रिस्क इज़ वेरी हाई, सो दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल। एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे इसके रिटर्न्स देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप स्पेसिफाई करो इन्वेस्टमेंट पीरियड और आपको बता देगा कि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, ओके। सो जैसे 10 years, जैसे अगर मैं मंथली SIP कर रहा हूँ 10,000 तो इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 years, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दिख रहा है 152.8%। तो 10 साल अगर मैं इन्वेस्ट करूँ थ्रू SIP 10,000 रुपीज़ तो माई टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12 lakhs, माई प्रॉफिट विल बी 18.34 lakhs, ठीक है, इन दिस फंड, राइट। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट 10 years की परफॉर्मेंस है, एंड टोटल कॉर्पस विल बी दिस 30.34 lakhs एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट रिटर्न। सिमिलरली आप इसमें भी चेक कर सकते हो, इसमें आपको दिख रहा है कि एब्सोल्यूट रिटर्न इज़ 145.03%। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, मतलब रिटर्न अगर कंपेयर करें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इज़ स्लाइटली बेटर, बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ओके। यहाँ पे इन्होंने 1.0 रेटिंग दी है इसको इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क एवर्स हो, आप रिस्क कम लेना चाहते हो और सेफ खेलना चाहते हो, देन यू शुड सेलेक्ट दिस वन ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव प्ले करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर निपॉन इंडिया लार्ज कैप। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना है, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिटर्न्स, ठीक है। 1 month में कितना है, 3 months 5.28% और एवरेज 4.64, तो इसने एवरेज को बीट किया। 6 months में 13.91% और लार्ज कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो 12.8%, तो इसने अगेन 6 months में भी आउट परफॉर्म किया है। 1 year 3 years, तो आप देख सकते हो कि कोई भी आप टाइम होराइजन ले लो उसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सिमिलरली आप ICICI प्रूडेंशियल का भी देख लो, 3 months में दिस फंड हैज़ गिवन 7.33% रिटर्न्स और एवरेज जो लार्ज कैप फंड्स ऑन एवरेज उन्होंने सिर्फ 4.64% दिया है। सो अगेन यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है 6 months में, 1 year में, 3 years, 5 years। सो हर जगह ये फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, विच मीन्स दैट दिस इज़ अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट एलोकेशन क्या है, तो इक्विटी में 91.18% है और निपॉन इंडिया लार्ज कैप की बात करें तो इक्विटी में 98.74% है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोजर जो है इक्विटी में है। अगर आप थोड़ा रिस्क एवर्स हो और आपको कम रिस्क लेना है, थोड़ा सेफ खेलना है, तो यू शुड गो फॉर दिस ICICI प्रूडेंशियल, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी में एक्सपोजर कंपेरेटिवली कम है, ओके। फिर आप देख सकते हो लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखो स्मॉल कैप में सिर्फ 0.4% है
और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में यहाँ पे 7.07% है। अगेन इसी वजह से यहाँ पे रिटर्न आपको हाई दिख रहा है, बट रिस्क भी इक्विवेलेंटली हाई होगा। ओके, टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हो, HDFC की 9.25% वेटेज है, ICICI बैंक है 6.79%। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करके आप सब कुछ डिटेल में देख सकते हो। ओके, कि यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन वर्सेस कैटेगरी, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड ने कितना एलोकेट किया है और ऑन एवरेज कितना है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप कंप्लीट करेंट स्टॉक होल्डिंग्स देख सकते हो। ओके, कि कौन कौन से स्टॉक्स में एक्सपोजर है और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है। ओके, सो इस तरह आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। एंड यू सी इतने सारे स्टॉक्स में आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस। अब जस्ट इमेजिन कि अगर आपको सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना कैपिटल चाहिए, राइट? लाखों करोड़ों का कैपिटल चाहिए। बट थ्रू दिस म्यूचुअल फंड यू कैन ईजिली डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ओके, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एंड यहाँ पे आप अगर जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। ओके, नाउ आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, सो आई विल जस्ट कंक्लूड हियर। आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ टू सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर योरसेल्फ। And before wrapping up this video, I just want to show you how you can start your SIP through this Zerodha coin. अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो डीमैट अकाउंट की भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बट अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो दैट इज़ गुड। एंड ज़ेरोधा इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ओपन करवा सकते हैं। ओके, तो ज़ेरोधा में एक ज़ेरोधा काइट है। अगर आपको डायरेक्टली शेयर्स बाई या सेल करने हैं तो आप काइट के थ्रू कर सकते हो, और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, SIP करनी है, तो उसके लिए कॉइन है, ज़ेरोधा कॉइन, उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो डू थ्रू योर बैंक। ओके, जैसे मेरा ICICI बैंक में अकाउंट है तो आई डू माई SIP डायरेक्टली थ्रू ICICI डायरेक्ट। ओके, बट हियर आई विल शो यू थ्रू ज़ेरोधा कॉइन बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। एंड अगर आप बिगनर हो तो यू कैन डेफिनेटली सेलेक्ट दिस। ओके, ठीक है, ये किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कोई प्रमोशन नहीं है। ओके, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। ओके, सो इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर, जो अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की है अगर, तो आप ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक बार आपने सारी डिटेल्स फिल करके उसका कुछ 200-300 रुपीज़ चार्ज है जो आपको देना होगा। एंड उसके बाद वो आपके मेल पे आपको आपका यूज़र ID सेंड कर देंगे। ओके, देन यू कैन रीसेट योर पासवर्ड एंड वंस यू हैव द क्रेडेंशियल्स रेडी, फिर आप ज़ेरोधा के किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। ओके, तो लेट्स से आप वहाँ तक पहुँच गए, आपके पास क्रेडेंशियल्स रेडी हैं, आपका अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, नाउ यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट coin.zerodha.com। सो दिस इज़ ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अगर आपको शेयर्स ट्रेडिंग करनी है, मतलब शेयर्स डायरेक्टली बाई या सेल करना है, या इवन इन्वेस्टमेंट करना है डायरेक्टली इन शेयर्स, तो उसके लिए काइट प्लेटफॉर्म है ज़ेरोधा का। ओके, तो यहाँ पे आप जाओ coin.zerodha.com। सो यहाँ पे आपको आएगा लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, ये अगर आपका ज़ेरोधा अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो। एंड सिंस आई ऑलरेडी हैव अ ज़ेरोधा अकाउंट आई विल जस्ट लॉग इन। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आप डालोगे एंड यहाँ पे आपको एक काइट ऐप से मोबाइल कोड जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको 2FA ऐप कोड बोलते हैं। सो आई विल जस्ट जनरेट दैट कोड थ्रू माई काइट ऐप। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया coin.zerodha.com। ठीक है, तो यहाँ पे क्विकली वी विल सर्च फॉर दैट। लेट्स से आई वांट टू शो यू फॉर सेम ICICI Prudential। सो मेक श्योर यू टाइप द एग्जैक्ट नेम बिकॉज बहुत सारे मिलते जुलते नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ICICI Prudential ब्लू चिप फंड, एंड आप उसकी NAV भी चेक कर सकते हो कि जो आपने वहाँ पे देखा था, तो इट इज़ द सेम फंड दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो CAGR 42.5% इन 1 ईयर। ठीक है, 2 ईयर्स में आप देख सकते हो CAGR दिस इज़ 22.68%। सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि एक साल में अगर 44% रिटर्न है तो 2 साल में 22% कैसे। दिस इज़ CAGR, मतलब पर एनम रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 100, मतलब 100 रुपीज़ से आप SIP कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो की जो हमने बात की तो इट इज़ 0.85% और ये 1% एग्जिट लोड।
सो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, बाई एंड SIP। तो अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है सो यू कैन क्लिक ऑन बाई, एंड अगर आपको SIP करनी है, ठीक है, मतलब पीरियोडिक इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे SIP। अब यहाँ पे एक चेकबॉक्स है AMC SIP का, सो यू कैन लीव इट अनचेक्ड, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आई थिंक एक ही ऑप्शन आ रहा है, सो लीव इट एज इट इज़। देन यहाँ पे दो फील्ड्स हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब लेट से आपने डिसाइड किया कि मुझे 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट एज 5000, और ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। सो लेट से मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल दिया 500। सो फर्स्ट टाइम आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, दिस 5000 प्लस 500 मतलब 5500। फिर नेक्स्ट टाइम से आपने जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया है उतने की SIP आपकी चलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, तो इसमें ऑप्शंस हैं वीकली, 15 डेज, मंथली, क्वार्टरली। सो जनरली मंथली इज़ अ गुड ऑप्शन। डेट आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट स्पेसिफाई किया, आप कोई भी डेट अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मे बी लेट से आपकी सैलरी 4th या 5th को आती है, तो आपको चाहिए कि एक बार आपकी सैलरी आ जाए फिर आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप कोई भी डेट 5th के बाद डाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट म्यूचुअल फंड्स ऑफर, और इसमें आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कभी भी इसको पॉज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सो ऑल दैट यू कैन डू, एंड यू सी देयर इज़ वन डिस्क्लेमर, SIP विल बी एक्टिव अंटिल कैंसल्ड। मतलब यहाँ पे इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करोगे दिस SIP विल गो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्टेप अप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको चेक किया आपने, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि हर साल जैसे मुझे 10% इंक्रीमेंट करना है। जैसे अगर मैंने अभी 5000 से स्टार्ट किया एंड आई वांट कि हर साल आई वांट टू स्टेप अप माई SIP बाई 10%, जैसे वो 5000 का नेक्स्ट टाइम 5500 हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से। तो फिर हर महीने नेक्स्ट ईयर जब एक बार स्टेप अप अप्लाई होगा तो हर महीने फिर मेरा 5500 की SIP जाएगी। तो उस हिसाब से आप इंक्रीमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टेप अप नहीं करना है सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, सो यू कैन लीव दिस अनचेक्ड। सो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑटोमेटिक स्टेप अप इज़ डिसेबल्ड। यहाँ पे आप क्रिएट SIP पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद SIP क्रिएटेड, एंड इसके बाद आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा। सो पे नाउ पे क्लिक करिए और इसके बाद ये बोलेगा कि आप ट्रांसफ़र करिए फंड्स अपने ज़ेरोधा अकाउंट में। तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है, एंड कंटिन्यू करें। सो पेमेंट के बाद योर SIP विल बी स्टार्टेड, ठीक है। एंड अगर आपने लेट्स से स्पेसिफाई किया फर्स्ट मंथली, ठीक है, मतलब मंथली मुझे SIP करनी है एंड 1st ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने की पहली तारीख को आपका उतना जितना आपने स्पेसिफाई किया था इंस्टॉलमेंट अमाउंट, उतना आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। एंड इसमें अगर आप ज़ेरोधा कॉइन के थ्रू कर रहे हो तो आई थिंक यू नीड टू ऐड इट मैनुअली टू योर फंड्स, मतलब फंड्स में आपको रखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट से आई डोंट थिंक वो बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता है, बट यू कैन चेक दैट, ओके। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए शो कर दिया कि अगर आप ज़ेरोधा कॉइन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो हाउ यू कैन डू दैट, ओके। सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज ट्रस्ट मी इस वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप इसको लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिले, सो उतना ही अच्छा होगा एंड पीपल विल बी मोर फाइनेंशियली एजुकेटेड। सो दैट इज़ द वन थिंग विच आई एम एमिंग फॉर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स या इन जनरल रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, तो you can put your questions in the comment section and I will be very happy to answer your queries, okay? So please like, share, comment and subscribe, and on that note, signing off, tata, bye bye, happy investing.